नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 17 मार्च 2025 का है। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। उन्होंने एक एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट में, मीन्स पटिशन थी, वो हाई कोर्ट में डाली थी कि एक जो एक रिट टाइप की एक पटिशन थी वो डाली थी कि एक मैडानमस या कोई एप्रोप्रिएट रिट या डायरेक्शन है वो इशू की जाए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि जब भी कोई सब्सिक्वेंट कोई FIR जो फाइल की जा रही है उनके अगेंस्ट में, तो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करें। FIR रजिस्टर से मीन्स जो भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो जरूर करें। तो हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं ग्रांट की थी। फिर मैटर था वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया और कंटेंशन रेज किए गए। और यहाँ पर स्टेट का जो पक्ष था वो ये था कि कॉजनेबल जो ऑफेंसेस हैं उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि अगर कोई दूसरे जो मैटर्स हैं जो नॉन कॉजनेबल ऑफेंसेस होते हैं, और ललिता कुमारी की एक जजमेंट आई थी उसमें बताया था कि नॉन कॉजनेबल ऑफेंसेस हुए जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, तो उसमें जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए बताया गया था। और यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट का जो पक्ष था उसको सही ठहराया और कहा कि जो अपीलेंट हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, वो मीन्स अपने अवेल कर सकते हैं। जैसे 482 के CRPC के तहत वो याचिका दाखिल कर सकते हैं, बेल है वो ले सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इस तरह के ऑफेंसेस में वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो अपील थी वो फाइल की गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है, जहाँ उन्होंने एक स्पेशल एप्लीकेशन थी डायरेक्शन की 2024 की लगाई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने अपीलेंट की प्ली थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। वहाँ पर प्ली ये मांगी थी कि एक प्रकार की रिट ऑफ मैडानमस वो इशू की जाए रिस्पोंडेंट के, उसमें डायरेक्शन दी जाए रिस्पोंडेंट को कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो कंडक्ट करें जब भी कोई FIR उनके अगेंस्ट में मीन्स रजिस्टर की जाती है, जो एक्ट्स उन्होंने जो परफॉर्म किए थे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी पे। और फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि वो अपीलेंट एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जो कि कई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ में जिन्होंने काम किया था, जिसमें कलेक्टर भी थे। कई जो डिस्ट्रिक्ट्स बताई हैं गुजरात की 2003 से 2006 में कई FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में, जो उनके एलिगेशंस थी कि अलेज्ड इरेगुलरिटीज़ हैं। लैंड अलॉटमेंट के ऑर्डर्स जो है पास किए थे जब उनका टेन्योर एज ए कलेक्टर के तौर पे जब वो कार्यरत थे। क्वेश्चंस ये थी कि अपीलेंट ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज़ किया, करप्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई थी जब उन्होंने गवर्नमेंट लैंड को अलॉट किया था। तो ये यहाँ पर ये भी नोट किया गया कि जो फर्स्ट FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 2010 में। उसके बाद सक्सेसिव FIR थी वो लॉन्च हुई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में, और अपीलेंट को जुडिशियल कस्टडी में भी रहना पड़ा था जो कनेक्शन जो केसेस से संबंध में, और जिनके अगेंस्ट में ट्रायल भी कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में चल रहा है। अब रजिस्ट्रेशन हुई थी मल्टीपल FIRs की, तो अपीलेंट जो है वो उन्होंने अप्रोच किया था हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में, और एक रिट पिटीशन थी अंडर आर्टिकल 14, 20, 21, 22 एंड 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी। प्राइमरी रिलीफ ये थी कि रिट पिटीशन जो है वो एक रिट ऑफ मैडानमस है वो इशू की जाए, या फिर कोई एप्रोप्रिएट रिट या ऑर्डर या डायरेक्शन इशू किया जाए जिसमें रिस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो कंडक्ट करें जब भी कोई फर्दर FIR उनके अगेंस्ट में लगाते हैं। तो अपीलेंट की कंटेंशन ये थी कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि राइट टू लिबर्टी भी है और जो आर्टिकल 21 के तहत उनको ग्रांट किया गया, वो वायलेशन हो रहा है, क्योंकि सक्सेसिव और आर्बिट्रेरी रजिस्ट्रेशन हो रही है क्रिमिनल केसेस के बिना किसी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के।
उन्होंने ये फर्दर ये भी कंटेंशन दी कि एफआईआर जो लॉन्च की जा रही है वो एक अल्टीरियर मोटिव के साथ की जा रही है ताकि उन्हें हरास किया जा सके और जो केसेस हैं उनको डिफेंड करने से उनको रोका जा सके, जो पेंडिंग केसेस उनके अगेंस्ट में है। और अपीलेंट ने एक रिलायंस दिया जो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उसका रिलायंस दिया कि कहा कि एफआईआर जो है वो एक एफआईआर रजिस्टर करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो करनी जरूरी है, जिसमें एलिगेशन जब भी कोई एलिगेशंस होती है जिसमें अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की एलिगेशंस होती हैं, जिसमें स्टेट ने अपोज किया, स्टेट ऑफ गुजरात ने अपोज की थी उस पिटीशन को और कहा कि हाई कोर्ट में ये आर्गुमेंट ये दिया था कि जो रिलीफ जो मांग रहे हैं अपीलेंट वो अनटेनेबल है और एक सेटल पोजीशन लॉ के तहत ये है कि एक इंफॉर्मेशन जब मिलती है किसी भी कमीशन ऑफ कॉजनेबल ऑफेंस की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस अथॉरिटीज को मींस वो एक ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करें और 154 के तहत सीआरपीसी 1973 के तहत। और फर्दर ये आर्गुमेंट किया कि अपीलेंट की जो रिक्वेस्ट है कि एक प्रकार अगर उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो कि कानूनन परमिसिबल नहीं है। और इस सबमिशन ये दी कि जो ललिता कुमार की जो जजमेंट का रिलायंस दिया जा रहा है वो मिसप्लेस्ड है, क्योंकि जजमेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रही है कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो सिर्फ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ केसेस हैं उस पर ही आवश्यक होती है, जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, कमर्शियल मैटर्स हो गए या मेडिकल नेग्लिजेंसेस के केसेस हो गए। और उन केसेस पर ये नहीं है मीन्स लागू होगी ये जजमेंट जहां क्लियर एलिगेशंस होंगी कॉजनेबल ऑफेंसेस के। हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद पिटीशन थी अपीलेंट की रिट पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो कॉजनेबल ऑफेंसेस हैं वो डिस्क्लोज हो रहे हैं कंप्लेंट में, पुलिस अथॉरिटीज जो हैं वो उनके पास वो अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत एफआईआर को रजिस्टर करेंगी और इन्वेस्टिगेशन करेंगी। और जो प्रिंसिपल्स पर जिस पर रिलाई किया था ललिता कुमारी की जजमेंट पे, तो हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी उन्हीं में हो सकती है जहां ये एक प्रकार का डाउट होगा कि क्या कॉजनेबल ऑफेंसेस डिस्क्लोज्ड होते हैं कि नहीं होते। अगर कुछ एलिगेशंस में कॉजनेबल ऑफेंसेस नहीं डिस्क्लोज होंगे, वो मतलब उस पर शक है कि कॉजनेबल ऑफेंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी डिस्क्लोज की जाएगी। लेकिन इस केस में क्लियर एलिगेशंस थी करप्शन की और अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की, जो कि अपीलेंट के अगेंस्ट में था। और पुलिस अथॉरिटीज के पास कोई अगर डिस्क्रिशन नहीं है कि बिना किसी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के अलावा कोई पुलिस के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। तो हाई कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर ब्लैंकेट डायरेक्शन दे दी जाए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जितने भी केसेस हैं जिसमें अपीलेंट का मींस इन्वॉल्व है जिसमें, तो इस प्रकार की एक जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगी जो कि एक इम्परमिसिबल है। हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सीआरपीसी जो है किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं देता एक्सप्लेनेशन की कि अक्यूज जो है अक्यूज को किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले की। तो ये सब फाइंडिंग्स को देखते हुए हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलेंट जो है अपना केस नहीं बना पाए और जिसमें जो उन्होंने प्रेयर मांगी है। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपनी अपील थी वो डाली और उन्होंने यहाँ पर अपने सबमिशंस दिए और स्टेट ने भी अपने सबमिशंस दिए। और अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या सुनाया, हम उस पर चलते हैं। सबमिशन सुनने के बाद कहा कि दोनों पार्टीज के सबमिशन सुनने के बाद रिकॉर्ड को परस्यू करने के बाद लीगल पोजीशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है वो उन केसेस पे है जो कॉजनेबल ऑफेंसेस हैं। इस प्रकार की जो लीगल पोजीशन है वो वेल सेटल्ड है। कोर्ट ने ललिता कुमारी की जजमेंट पे कैटेगरिकली ये कहा था कि एफआईआर जो है वो मैंडेटरी है। जो सेक्शन 154 के तहत अगर कोई भी सूचना डिस्क्लोज करती है कि ये एक प्रकार का कॉजनेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो जो पैराग्राफ से रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे ललिता कुमारी की यहाँ पर कोर्ट ने अपनी जजमेंट में रिप्रोड्यूस किए। 114 पैराग्राफ में एक जो ललिता कुमारी के जजमेंट का था उसको बोल्डली यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम 154 जो है वो ड्राफ्ट किया गया था इस माइंड के साथ कि जो विक्टिम का जो इंटरेस्ट है और एंड द सोसाइटी को देखते हुए ये एक 154 है वो ड्राफ्ट किया गया था। तो यहाँ पर 114 का जो पैराग्राफ था ललिता कुमारी का, उसमें यहाँ बताया था कि वी आर ऑफ कॉग्निट व्यू कि जो कोई एफआईआर जो है रजिस्टर्ड की जाती है, मैंडेटरी रजिस्टर की जाती है 154 के तहत, तो किसी प्रकार की ये
आर्टिकल 21 का जो संविधान का जो आर्टिकल 21 है, उस किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होगा, जैसा कि काउंसिल ने बताया था। मीन्स एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से आर्टिकल 21 का कोई वायलेशन नहीं होगा। एक्सेप्शंस भी बताए थे और उसके कुछ पैराग्राफ्स थे यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हुए हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना पैराग्राफ नंबर 12 में बताया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप है क्या है, वो क्लैरिफाइड कर दिया है उस जजमेंट में कि लिमिटेड सिचुएशंस में जहां इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वहां कोई प्राइम फेशियल डिस्क्लोज नहीं होता कॉजनेबल ऑफेंस का, जिसकी मींस वेरिफिकेशन मींस जांच की आवश्यक मींस जिसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है। तो उन केसेस में जहां इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज करती है कि कॉजनेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करे जब भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने से पहले। तो इसलिए डिसीजन था ललित कुमारी का, वो एक कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं बन जाता कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो जरूरी की जाए हर केस में जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। तो ये बल्कि ये अफर्म्ड करता है कि एक सेटल प्रिंसिपल है जिसमें पुलिस अथॉरिटीज जो हैं वो मींस ऑब्लिगेटेड है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करें जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होगी जिसमें प्राइम फेशिया कॉजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता हो, मींस बनता हो कोई भी प्राइम फेशिया केस का। तो प्रेजेंट केस में भी ये देखा गया कि जो एलिगेशंस थी अपीलेंट की अगेंस्ट में, उन्होंने उनकी एलिगेशन थी कि उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज किया है और करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं जब उन्होंने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया था। तो इस प्रकार की जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो कॉजनेबल ऑफेंसेस की दायरे में आती हैं और इसके अलावा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाए जब भी एफआईआर रजिस्टर करने से पहले। तो अपीलेंट की कंटेंशन ये था कि कई सक्सेसिव एफआईआर हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं उनके अगेंस्ट में एक अल्टीरियर मोटिव के साथ, जो कि एग्जामिन की जो उन्होंने बताई है अपनी जो सबमिशन, तो कोर्ट ने कहा उन सबको इन्वेस्टिगेशन के दौरान एग्जामिन किया जा सकता है। और अपीलेंट के पास अदर रेमेडीज भी, लीगल रेमेडीज भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन ऑफ फ्रिवलेस एफआईआर जो है उसके लिए वो जा सकते हैं 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में, और उनके पास राइट भी है कि बेल लेने का अधिकार भी है। और जो राइट जो है और हर प्रकार का राइट है, जो भी इलीगल एक्शन है जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज कर रही हैं जब भी वो एप्रोप्रिएट फॉर्म में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर कहा कि ये कोर्ट जो है कोई किसी प्रकार का ब्लैंकेट डायरेक्शन नहीं दे सकती कि जिसमें एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करने से को रोका जा सके अगेंस्ट द अपीलेंट, और फिर मींस एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी को मैंडेट किया जाए कि जो भी फ्यूचर केसेस हुए हैं उनके अगेंस्ट में एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। तो कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की डायरेक्शन जो है वो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अगेंस्ट में जाएगी, जो सीआरपीसी के अंदर तहत स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बना हुआ उसके अगेंस्ट में जाएगी, और एक जुडिशियल ओवररीच भी ऐसे इस प्रकार का कार्य जो है एक जुडिशियल ओवररीच का बन जाएगा। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने ठीक ऑब्जर्व किया था कि कोर्ट जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को दोबारा से लिख नहीं सकती है और ना ही किसी प्रकार का एडिशनल प्रोसीजर सेफगार्ड है वो मींस ला सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, जो कि कानूनन किया नहीं जा सकता है। कोई भी कानूनन कॉन्टेम्पलेटेड बाय लॉ नहीं है। और फर्दर ये बताया कि इन द व्यू ऑफ दी फोरगोइंग डिस्कशंस, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें हमने पाया कि कोई प्रकार का मेरिट नहीं है इस प्रेजेंट अपील पे, तो अकॉर्डिंगली इसे खारिज किया जाता है। और साथ में ये क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि जो ये ऑर्डर जो है वो अपीलेंट को रोक नहीं सकता कि किसी प्रकार की जो अदर रेमेडीज जो उनके पास है इन जो उनको कानूनन दी गई हैं अंडर लॉ, जो भी पेंडिंग एफआईआर्स हैं या फिर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स में किसी प्रकार से उन्हें कानूनन मींस रोका नहीं जा सकता। इस ये ऑर्डर है उनको रोक नहीं सकता किसी प्रकार का, जो अपना जो कानूनन वो जो अपनी रेमेडीज हैं वो अडॉप्ट करना चाहें तो। और ये जजमेंट आई थी 17 मार्च 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।